हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब वो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अपने वास्तविक रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और इसी क्रिया को, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ है। तो परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जबकि अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। इसमें से ध्यान देंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होती है? पहला ऑप्शन, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान देंगे, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, अर्थात यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? पहला ऑप्शन, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, नहीं, बिना मुड़े सीधे निकलती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या 7 रंगों में टूट जाती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब भी प्रकाश किरण सीधे लंबवत किसी सतह पर आएगी तो वह क्या होता है? बिना मुड़े, ठीक है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? आप महसूस किए होंगे, कोई भी बाल्टी है, कोई भी बर्तन है, जब उसमें पानी भर देते हैं तो उसका गहराई थोड़ा सा कम प्रतीत होने लगता है और इस घटना के पीछे का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस घटना के पीछे का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और इसी अपवर्तन के कारण ही किसी भी बर्तन का गहराई में किसी भी बर्तन की गहराई कम प्रतीत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब वो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होने का मुख्य कारण, उसके दिशा में परिवर्तन होने का जो मुख्य कारण है वह है उसके चाल में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से गति करता है। ठीक है, प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में अलग होता है, वायु में अलग होता है। ठीक है, लगभग दोनों बराबर होता है, लेकिन जैसे ही वह प्रकाश पानी में या फिर कांच में प्रवेश करता है तो उसका चाल बदल जाता है। इसी चाल के बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है? आपको पहले बताया जा चुका है। जैसे पहले क्या था कि विरल से सघन में जाती तब विलंब की ओर मुड़ जाती है और इसी के विपरीत जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस आधार पर आप देख सकते हैं, ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। अब देखेंगे इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है? अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, यहाँ पर अपवर्तन कोण अधिक होगा, आपतन कोण कम होगा। इसी के विपरीत जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस कारण से अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। जैसा आपको पता होगा कि जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश पुंज आपतित होती है, ये क्या होते हैं? 7 रंगों में विभाजित होते हैं और ये किधर मुड़ जाती है? आप देख सकते हैं,
प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, ये मूर्ति न की ऊपर। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु, कोई वस्तु है जिसका आकार बिल्कुल बिंदु आकार का है, से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपको बताया जा चुका है, जब भी प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब यहाँ पर बिंदु वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वही क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर लेंस बनाने के लिए हमें कैसे पदार्थ चाहिए, एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ चाहिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ होता है और इसका हम लोग लेंस बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी। लकड़ी कैसा पदार्थ होता है, ये अपारदर्शी होता है और अपारदर्शी वस्तु का प्रयोग हम लेंस बनाने में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मिट्टी। मिट्टी भी क्या होता है, अपारदर्शी, और इससे भी लेंस नहीं बना सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, कांच। ठीक है, ग्लास है, और ग्लास सभी को पता है कि जितने प्रकार के लेंस होते हैं वो प्राय ग्लास से ही बने होते हैं क्योंकि ये पारदर्शी पदार्थ है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएगा जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, लकड़ी और मिट्टी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोला है तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कांच की समतल पट्टी, समतल स्लैब। ठीक है, उसके बाद अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कोई नहीं। जैसे आपको बता चुके हैं ये उत्तल लेंस, ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, जबकि ये जो अवतल लेंस होता है ये हमेशा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किस लेंस का उपयोग कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस का। इस प्रकार से दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। सेम उसी प्रकार से लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अभी आपको बताएं स्नेल का नियम। ठीक है, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और इस नियम के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अर्थात किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी कलर के लिए उसे आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो ज्या होता है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, एक नियतांक होता है और उसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। अर्थात अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बाई साइन R क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो अपवर्तनांक आता है यह क्या होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, अर्थात n2 बाई n1। ठीक है, क्या होगा, n2 बाई n1। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में एक फिगर दिया हुआ है। कहता है कि किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणों के पथ नीचे चित्र में दर्शाए गए। कहता है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाश की किरणें यहाँ से जैसे ही द्रव से इस कांच में प्रवेश कर रहे हैं इस बिंदु पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपवर्तन के बाद भी ये सीधे निकल जा रही है, अपवर्तन के बाद भी ये सीधे निकल जा रही है, अर्थात इसके दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश का चाल में भी, प्रकाश का स्पीड में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का जो घनत्व हो, दोनों का अपवर्तनांक हो, वो आपस में बराबर हो। अर्थात इस स्थिति से हमें यह पता चलता है कि कांच का अपवर्तनांक इस द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तभी तो इसमें अपवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात प्रकाश की किरणें माध्यम बदलने के बाद भी उसी चाल से, उसी स्पीड से गति कर रही है जिस स्पीड से द्रव में गति कर रही थी। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर द्रव का अपवर्तनांक वही होगा जो कांच होगा। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, इसीलिए इस द्रव का जो अपवर्तनांक होगा वह भी 1.5 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अब ध्यान देंगे, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का ही उपयोग होता है और सूक्ष्मदर्शी अर्थात हमें सूक्ष्म वस्तुओं को, छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं और छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हमें उसका प्रतिबिंब कैसा बनाना पड़ता है, बड़े आकार का। अब लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब आपको बताया जा चुका है कि अवतल लेंस हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है
और उत्तल लेंस क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है उसमें हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब ध्यान देंगे, उत्तल लेंस यहाँ पर ये देखो ये बना हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो मध्य भाग है वह किनारे की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। अर्थात उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अर्थात यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए तो इसका वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपको पता है कि बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, 2f1 पर। कहाँ रखते हैं, 2f1 पर, और तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है। ठीक है, अर्थात फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रखी जाती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस स्थिति में आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई सी भी उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा। एकमात्र स्थिति जब उत्तल लेंस सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह कब है, जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाए तब। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक एवं सीधा, अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर, अर्थात ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, वस्तु का दूरी u दिया हुआ है। अब लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात यहाँ पर वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v ये दोनों आपस में बराबर होगा। अर्थात बता सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जितना दूर पर वस्तु है उतना दूर पर ही बन रहा है, और ये तभी संभव है जब वस्तु कहाँ होगा, 2f1 पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है। ठीक है, अर्थात वस्तु दूरी जब 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका फोकस उसका आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि जब 30 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया है अर्थात वस्तु है 2f1 पर। कहाँ पर है, 2f1 पर, और 2f1 का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका जो फोकस होगा इसके आधे दूरी पर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर फोकस f का वैल्यू कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ग में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता पूछा गया, आपको पता होगा क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और f किसमें लेना है। इस प्रकार से ये 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, अर्थात जब इसका फोकस निकालेंगे तो क्या होगा, 1/0.2। अवतल लेंस है इसीलिए इसका फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अर्थात जब इसको भागा देंगे कितना हुआ, 2 से 10, अर्थात -5 डायोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से एक अवतल लेंस जिसकी फोकस 20 सेंटीमीटर है इसकी क्षमता कितनी होगी, -5 डायोमीटर। अगला प्रश्न, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बीच हो, अर्थात f1 और 2f1 के बीच हो, आपको पता होगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में सीधा बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। शेष प्रत्येक स्थिति में इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं f1 और 2f1 के बीच में है तो निश्चित रूप से इसका प्रतिबिंब 2f2 के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 के पीछे, और आकार में क्या होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ग में तो ऑप्शन क्या करें, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक और उल्टा तो बनेगा लेकिन प्रतिबिंब छोटा नहीं बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। ठीक है, इस प्रकार से जब वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर है इसका मतलब फोकस दूरी जो होगा उसका f1 जो होगा वह 20 से अधिक दूरी पर होना चाहिए। अर्थात इसका फोकस दूरी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न,
किस लेंस द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो ध्यान देंगे, अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, और किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है? ठीक है, तो आपको पता है कि अवतल लेंस ही केवल केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है, जबकि उत्तल लेंस आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर। ध्यान देंगे, लेंस की जो क्षमता है P वो धनात्मक दिया हुआ है, तो यह होगा, ठीक है, यह क्या होगा? आपको बताया जा चुका है कि लेंस की क्षमता का जो चिन्ह होता है वही होता है जो उसके फोकस दूरी का होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका चिन्ह जो है वो प्लस में है, धनात्मक में है, अर्थात इसका फोकस दूरी भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा, और धनात्मक होगा इसका मतलब वह लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में उत्तल लेंस दिया हुआ है? पहला में दिया देखो अवतल लेंस, ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब लेंस की क्षमता दिया हुआ 5 डायोप्टर। अब यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, इसलिए f इक्वल टू 1/p। 1/p, p का वैल्यू कितना है? 5। इस प्रकार से यहाँ पर कितना है? 1/5, अर्थात जब इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे 100/5 इक्वल टू 20, ठीक है। अर्थात वह एक ऐसा उत्तल लेंस होगा जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25, और लेंस की क्षमता P निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1/f, और f का वैल्यू 0.25, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब लेंस है उत्तल, फोकस दूरी भी क्या होना चाहिए? धनात्मक होगा, इस प्रकार से इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, एक दर्पण है और एक लेंस है, ठीक है, एक दर्पण और एक लेंस, और दोनों का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। आपको बताया जा चुका है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, उसी प्रकार से उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात प्लस 25 सेंटीमीटर जिस लेंस या जिस दर्पण का फोकस दूरी है वह दोनों का दोनों क्या है? उत्तल ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? कौन सा उपयुक्त होगा? आप देख सकते हैं किसी भी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस ही है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर दो ऑप्शन में उत्तल लेंस दिया हुआ, पहला का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर और दूसरा का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के किताब में लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की दूरियां -15 सेंटीमीटर है। कितना है? -15 सेंटीमीटर, तो दोनों ही संभवतः है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों का फोकस दूरी माइनस में है, तो किस दर्पण या किस लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में। यहाँ पर दोनों क्या होगा? अवतल होगा, अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस में। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 28, ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में देखा। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, अनेक प्रकार के परीक्षाओं में, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, पानी में तैरती हुई मछलियां अपने वास्तविक स्थिति से, ध्यान देंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन और आपको बताया गया था कि जब किसी बर्तन में पानी भर देते हैं उसका गहराई हमें थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। जब किसी बर्तन में पानी भर देते हैं तो उसका गहराई हमें थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसी आधार पर पानी में तैरती हुई मछलियां अपने वास्तविक स्थिति से क्या होती है? थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ती है, लेकिन होती है वो नीचे। हमें ऐसा महसूस होता है कि वह थोड़ा सा ऊपर होती है, और इसी के कारण हम पानी में तैरती हुई मछलियों को आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह जहाँ दिख रही होती है वहाँ वास्तव में होती नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपको बताया जा चुका है कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? गैस में, और उसमें भी गैस में भी से भी अधिक किसमें होती है? निर्वात में, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जाती है, कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, तो क्या होती है? सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा? अभिलंब, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपवर्तन कोण से बड़ा होता है, ठीक है। प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाता है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ता है, तो अभिलंब से जब दूर मुड़ेगा
यहाँ पर ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, दोनों में से बड़ा कौन हो रहा है? अपवर्तन कोण। ठीक है, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो और आपतन कोण 0 डिग्री कब होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह के लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक है, और इस स्थिति में यह बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है, अर्थात आपतन कोण जब 0 डिग्री होगा तब अपवर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट है, एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को लेंस भी कहा जाता है। आपको बताया जा चुका है कि उत्तल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर ये केंद्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पतले लेंस का उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिसे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। बता सकते हैं वह कौन सा बिंदु है जहाँ अपवर्तन के बाद किरणें बिना विचलन के निकल जाती है? तो वह बिंदु को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाश केंद्र। क्या कहेंगे उसको? लेंस का प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा, एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा यदि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, ध्यान देंगे वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कब संभव है? जब वस्तु कहाँ रखा हुआ हो? 2f1 पर। कहाँ रखा हुआ हो? 2f1 पर जब रखा रहता है तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो वह वस्तु उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखी है, अर्थात कहाँ रखी है? 2f1 पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब, उत्तल लेंस है उसके फोकस पर एक बल्ब यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और जब फोकस में बल्ब रखा हुआ है तो इससे आने वाली सभी किरणें क्या होगी? लेंस से अपवर्तन के बाद एक समांतर किरण पुंज में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर कैसा किरण पुंज देंगे? तो समांतर किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपने फोकस पर अभिसारित कर देता है? अभिसारित कर देता है अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। नेक्स्ट, लेंस समांतर प्रकाश पुंज को अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब ये क्या करता है? फैला देता है। जैसे ये किरण जा रही है इधर चला जाएगी और ये इधर, अर्थात ये क्या करता है? अपसारित अर्थात डाइवर्ज कर देती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है। फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है, अर्थात जब वस्तु कहाँ हो? लेंस और फोकस के बीच में हो, तभी इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही फोकस में चला जाता है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर और वास्तविक उल्टा बन जाता है। किसी लेंस की उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। अब ध्यान देंगे फोकस दूरी f का व्युत्क्रम अर्थात 1/f, और 1/f को ही क्या कहते हैं? p कहते हैं, अर्थात किसी लेंस की पावर, लेंस की क्षमता को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी f का व्युत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसका क्षमता पूछा गया। p = 1/f। 1/f, f कितना है? 50 सेंटीमीटर है। इस 50 सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में बदलना है। कितना हो जाएगा? 1/2 अर्थात 0.5। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 डायरेक्टर। इस प्रकार से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह कितना होगी? 2 डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, -5 डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, -5 डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? ठीक है, ध्यान देंगे माइनस में है अर्थात वह कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, इसका फोकस दूरी पूछा गया है तो क्या होता है फॉर्मूला? f = 1/p। 1/p, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, अर्थात 1/5 कितना हो जाएगा? बता सकते हैं 0.2। 0.2 ये मीटर में आया, अगर इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता पूछा गया। p = क्या होता है? 1/f। 2 मीटर दिया हुआ है तो 1/2 करेंगे और 1/2 = क्या? 0.5 डायरेक्टर। ठीक है, अवतल लेंस है इसलिए माइनस होगा फोकस दूरी और जो क्षमता है वह भी माइनस में ही है। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, ध्यान देंगे, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल
तथा उस माध्यमिक चाल का अनुपात अर्थात रेशियो के बराबर होता है। इस प्रकार से n = c/d। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने कुल कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन किया? 28 प्लस 19। ठीक है, 28 प्लस 19 अर्थात कुल मिलाकर के 47 प्रश्न का अध्ययन किया। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे और आप इस प्रश्नों को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।